Good morning, students. And today I will teach you a new topic, that is the experimental design, or especially I will teach RBD design. Okay. So first of all, we'll discuss what is the experimental design. एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का मीनिंग ये होता है कि यदि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव है, सपोज आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी स्टडी करना है, या आपका कोरिलेशन की स्टडी करना है, या आपको रिग्रेशन जानना है, या उस उस स्पीसीज के जो प्लांट्स हैं उसमें वेरिएशन अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है ना, वेरिएशन है या नहीं है, तो इन सभी की स्टडी करना है तो आपको उन प्लांट्स को फील्ड में लगाना होगा। लेकिन वो किस टाइप से हमें लगाना है, तो उसका किस टाइप का अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा, हमें किस टाइप का प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो उस टाइप की जो प्लानिंग हम करते हैं तो उसको बोलते हैं डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। जिससे हमारा क्या होगा, उस प्लानिंग से हमें जो हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरिएशन स्टडी करना, कोरिलेशन या एसोसिएशन, रेग्रेशन, ओके, या डाइवर्सिटी। तो इस हिसाब के जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं तो उसको हमारे वो फुलफिल हो जाए, तो उसी को बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। और ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो डेवलप किया था सबसे फर्स्ट, वो प्रोफेसर आर ए फिशर ने किया, रोनाल्ड फिशर ने किया था 1920 के अंदर। ओके। और ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के 3 प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल है रेप्लिकेशन, सेकंड है रैंडमाइजेशन एंड थर्ड है लोकल कंट्रोल। तो रेप्लिकेशन के अंदर क्या है, तो सपोज करो आपके पास जीनोटाइप हो गए, 6 जीनोटाइप है आपके पास। ओके, तो 6 जीनोटाइप को आपको उसका सही वैल्यू आ जाए, उसका मीन परफॉर्मेंस का, हर एक जीनोटाइप का जो मीन परफॉर्मेंस है, सपोज वो कितना यील्ड देता है, उसकी प्लांट हाइट क्या है, नंबर ऑफ सीड क्या है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आपको जाननी है कि वास्तव में ये प्लांट कितना यील्ड देगा, या इसकी वास्तव में कितनी प्लांट हाइट है। तो उसको यदि आपको जानना है तो उसको आपको रिपीट करना पड़ेगा, 3-4 बार लगाना होगा या उससे भी ज़्यादा। तो ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी कौन सी डिज़ाइन है। तो रेप्लिकेशन का मतलब उसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा, उसको रिपीट मतलब बार बार उसे लगाना पड़ेगा। मतलब कि वो सपोज करो T1 जीनोटाइप है, तो ये T1 जीनोटाइप आपको 3 रेप्लिकेशन यानी कि T1 को 3 बार लगाना है, और 3 बार लेके फिर इन तीनों का मीन लेके आपको लिखना है कि ये इसका एक्चुअल, और जो मीन आएगा वही उसका एक्चुअल मीन होगा। ऐसा क्यों होता है, हम रेप्लिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि फील्ड के अंदर क्या होता है, कहीं कहीं ज़्यादा फर्टिलिटी है, कहीं कम फर्टिलिटी है, कहीं मीडियम फर्टिलिटी है, यानी कि उस फील्ड के अंदर वेरिएशन ज़्यादा है, ठीक है। तो उस फील्ड में वेरिएशन ज़्यादा होने की वजह से क्या है, उन यदि तीनों प्लांट को या किसी एक ही रेप्लिकेशन नहीं लगाया, इस केवल एक ही प्लांट को आपने लगाया, वो हाई फर्टिलिटी में दे दिया, तो हाई फर्टिलिटी में उसको ग्रो कर दिया, तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। एक्चुअल में उसकी जीनोटाइप की परफॉर्मेंस वो है ही नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि उस प्लांट को तीनों जगह लगाओ ना, फिर तीनों जगह लगा के उसकी मीन परफॉर्मेंस ले लो, तो ले लेंगे तो जो ओवरऑल मीन परफॉर्मेंस आएगी तो वो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी। इसलिए हमें रेप्लिकेशन करना पड़ता है, यानी कि तीनों फर्टिलिटी ग्रेडियंट के अंदर वो जीनोटाइप लगाएंगे तो एक्चुअल के अंदर उसकी मीन परफॉर्मेंस जो आएगी वही उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। हाई फर्टिलिटी में भी T1 लगाना, मीडियम फर्टिलिटी में भी T1 लगाना, और लो फर्टिलिटी में भी लगाना है, ठीक है। फिर बाद में उसका तीनों का मीन लेना है, वही आपका एक्चुअल मीन होगा ऑफ दैट जीनोटाइप ऑफ दैट पार्टिकुलर कैरेक्टर। और फिर है रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन का मतलब है कि जो आप सपोज करो आपके पास 6 ट्रीटमेंट है, तो रेंडमाइजेशन का मतलब उसको रेंडमली लगाना है। ऐसे नहीं कि जैसे आपको 6 ट्रीटमेंट हो गए, T1 T2 T4 4 5 6, ओके। तो अब इनको नेक्स्ट आप जब रेप्लिकेशन करेंगे तो आपको T1 T2 T3 4 5 6 ऐसे नहीं लगाना, आपको उसको रेंडमली लगाना है। कहीं से भी स्टार्ट करो, मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम बताऊंगा, वहाँ समझ में आ जाएगा। तो आपको रेंडमली लगाना है उसको। वापस से T1 के सामने T1 नहीं आना चाहिए, T2 के सामने T2 नहीं आना, T3 के सामने T3 नहीं होना, T4 के सामने T4 नहीं होना, T5 के सामने T5 नहीं होना चाहिए, और T6 के सामने T6 नहीं होना चाहिए। मतलब इस हिसाब से प्लॉट के अंदर, उस पूरे फील्ड के अंदर
कोई भी जीनोटाइप किसी के भी सामने नहीं होना चाहिए, मतलब उस लाइन के अंदर देखेंगे तो वो जीनोटाइप वो रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रिपीट हो गया तो दैट मीन कि आपका रैंडमाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो फुलफिल नहीं होगा। ठीक है। और फिर है लास्ट का थर्ड प्रिंसिपल, लोकल कंट्रोल। लोकल कंट्रोल का मतलब होता है कि फील्ड का क्या है, हम ब्लॉकिंग कर देते हैं, ब्लॉक बनाना। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि फील्ड यदि आप देखेंगे तो वो फील्ड में क्या हेट्रोजेनेसिटी है। हेट्रोजेनेसिटी यानी कि उसमें फर्टिलिटी वेरिएशन है, कहीं पे हाई है, कहीं मीडियम है, कहीं लो फर्टिलिटी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जो हाई फर्टिलिटी वाला जो एरिया है उसको एक ब्लॉक बना देते हैं, और मीडियम वाले का एक ब्लॉक बना देते हैं, और जो लो फर्टिलिटी वाला है उसका एक ब्लॉक तैयार कर देते हैं। ठीक है। अब वो जो 6 जो ट्रीटमेंट है आपके, ये 6 जीनोटाइप है, उसको एक हाई वाला फर्टिलिटी मिलेगा और रिमेनिंग वाला मीडियम वाला मिलेगा और लो भी मिलेगा। तो यानी कि एक तरह की ब्लॉकिंग करना ही लोकल कंट्रोल है। ठीक है। अब आगे तुम्हारे को बताऊं कि ब्लॉकिंग क्या है। एक प्रकार की एक यूनिट होगी जहां पे एक होमोजीनेसिटी है, मतलब कि सारे ट्रीटमेंट को एक होमोजीनस एनवायरनमेंट मिल रहा है, यानी कि पूरे जो 6 ट्रीटमेंट है आपके, उन 6 ट्रीटमेंट को एक जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक जैसा फर्टिलिटी मिल रहा है, उसके लिए करते हैं। और उससे हमारे को फायदा क्या है ब्लॉकिंग का? फायदा सबसे बड़ा है कि हम जो फील्ड के अंदर जो वेरिएशन आ रहे हैं ना, उस वेरिएशन को हमने कम से कम कर दिया। ठीक है। यदि कैसे कम कर दिया, क्योंकि हमने एक ऐसा फील्ड के अंदर एरिया तैयार कर दिया ब्लॉक के थ्रू कि उस ब्लॉक के अंदर कोई फर्टिलिटी वेरिएशन नहीं है, सारे के सारे एकदम होमोजीनस टाइप के ही हैं। एक्चुअल के अंदर फील्ड आपका हेट्रोजीनस था, आपने ब्लॉकिंग करके उसको क्या बना दिया, होमोजीनस। ओके, तो यह इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है। और इससे क्या होता है, आप मतलब कंपैरिजन करने में बहुत इजी हो जाएगा। यदि उस जैसे T1 ट्रीटमेंट आपने हाई फर्टिलिटी वाले ब्लॉक में लगा लिया, और T1 ही आपने मीडियम में लगाया, और T1 ही आपका उसमें लगा है लो फर्टिलिटी में, तो आप देखेंगे T1 ट्रीटमेंट के अंदर जो तीनों ब्लॉक के अंदर आप वेरिएशन को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपने विदाउट ब्लॉक में T1 कहीं पे भी लगा दिया, आपको पता ही नहीं कौन सा हाई है, कौन सा लो और कौन सा मीडियम है, विदाउट उसको जाने आपने लगा दिया, तो होगा क्या, आपको फील्ड में आपको पता ही नहीं लगेगा कि यू कैन नॉट डिटेक्ट द मीन्स द वेरिएशन इन द फील्ड फॉर दैट पार्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ दैट पार्टिकुलर ट्रीटमेंट। मतलब आप वेरिएशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते उस ट्रीटमेंट के लिए, उस कैरेक्टर के लिए। ठीक है। क्योंकि हाई वाला अपनी परफॉर्मेंस हाई दिखाएगा, लो वाला लो दिखाएगा ब्लॉक के अंदर, वो ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। ठीक है ना। तो आप ट्रीटमेंट कंपैरिजन कर सकते हैं इस ब्लॉकिंग की वजह से, क्योंकि 3 डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स आपके पास हैं। ठीक है। और बहुत सारा मतलब कि बहुत सारा आपका रिसर्चर को ये हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को ज़्यादा गैदर करने में इन अ रेंज ऑफ कंडीशन। रेंज ऑफ कंडीशन यानी कि डिफरेंट आपका जो वेरिएशन है फील्ड के अंदर, उसका इंफॉर्मेशन को आपको बढ़ा देता है कि ज़्यादा मोर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर बाय द सैम्पलिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस। ठीक है। तो ये वाली चीज़ है इसका। और ये आपको आई थिंक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन समझ में आ गया कि आखिरकार होता क्या है। ठीक है। तो यानी कि कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट को आपको फील्ड के अंदर लगाना है। ठीक है। फील्ड के अंदर लगाना है, और किस टाइप से लगाना है उसकी प्लानिंग करना, वो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। उसके 3 प्रिंसिपल है, रेंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पड़ता है नेक्स्ट है जो आपका जो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का पहला डिज़ाइन है। पहला क्या, ये दूसरा डिज़ाइन होता है। पहला तो आपका CRD होता है, जो कि लेबोरेटरी या ग्रीन हाउस एक्सपेरिमेंट में वहाँ पे अपन काम में लेते हैं। ये जो दूसरा जो डिज़ाइन है RCBD या RBD भी बोलते हैं इसको, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। ठीक है। एक ही बात, RBD या RCBD, इट इज़ द सेम थिंग। ठीक है ना। ये डिज़ाइन क्या है, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर वाइडली यूज है, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो, MSc PhD और अदर कोई एक्सपेरिमेंट होगा, सभी के सभी रिसर्चर और PhD स्कॉलर, MSc स्कॉलर, वो सारे के सारे RBD डिज़ाइन ही काम में लेते हैं। इसलिए हम आपको ये RBD डिज़ाइन ही बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं।
तो इस आरबीडी डिज़ाइन में क्या होता है, आपका मतलब कि यदि आपका फील्ड बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनस है तो उस हेट्रोजीनस फील्ड में आपको जीनोटाइप की स्टडी करना है तो आपको आरबीडी डिज़ाइन काम में लेना चाहिए। और यदि आपका टू फर्टिलिटी ग्रेडियंट है फील्ड के अंदर तब भी आपको आरबीडी डिज़ाइन ही काम में लेना चाहिए। टू फर्टिलिटी ग्रेडियंट का मतलब है कि हाई से लो, ठीक है ना, यहाँ पे ज़्यादा फर्टिलिटी है फिर लो की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का फर्टिलिटी ग्रेडियंट है, सॉरी टू फर्टिलिटी नॉट है, वन फर्टिलिटी, सॉरी यहाँ पे वन फर्टिलिटी ग्रेडियंट है आपका, यानी कि एक ही टाइप का फर्टिलिटी, यानी कि उसका उसमें मतलब फर्टिलिटी ग्रेडियंट का मतलब हाई फर्टिलिटी ही है, फिर मीडियम फर्टिलिटी है, फिर लो फर्टिलिटी है। तो इस टाइप का फर्टिलिटी आपका ग्रेडियंट है, वन डायरेक्शनल फर्टिलिटी ग्रेडियंट है, तो आपको वहाँ पे आरबीडी डिज़ाइन ही काम में लेना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ, ठीक है। अब इसको कैसे बनाते हैं हम उसमें भी देखेंगे डायग्राम में। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेज तो है कि मोर एफिशिएंट है आरसीडी से। क्यों है, क्योंकि वो आरसीडी डिज़ाइन आप सीआरडी डिज़ाइन, जो सीआरडी डिज़ाइन है वो आपको केवल फील्ड लेबोरेटरी में कर सकते हैं, आरबीडी डिज़ाइन को फील्ड में कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इजी है, एक्सपेरिमेंटल एरर है उसको भी कम कर देती है। और लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ट्रीटमेंट की स्टडी करना है, मतलब हज़ार दो हज़ार ट्रीटमेंट का आपको स्टडी करना है, तो ये आपको आरबीडी डिज़ाइन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और ये वर्सटाइल डिज़ाइन है, मतलब चेंज होती रहती है। अब इसका लेआउट देखेंगे आरबीडी डिज़ाइन का, तो देखिए इसमें सपोज आपके पास क्या है, यहाँ पे 4 ट्रीटमेंट है, और सपोज 4 ट्रीटमेंट या ऐसे मान लो कि 4 वेराइटी हो गया, ठीक है। तो 4 वेराइटी है, तो इन चारों वेराइटी को आपको स्टडी करना है फॉर दी इसका सीड यील्ड के लिए स्टडी करना है। तो सीड यील्ड के लिए आपको स्टडी करना है, तो कैसे आपको फील्ड में फील्ड में कैसे उनको लगाना चाहिए, ठीक है। 4 ट्रीटमेंट है, उनको 3 रेप्लिकेशन में लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, तो आपको ये इसमें डायग्राम में दिख रहा है कि इसमें क्या है। ये सपोज करो कि पूरा ये फील्ड है, रेक्टेंगुलर जो दिख रहा है ये पूरा ये एक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले फील्ड को क्या करना है, इसको ब्लॉक कर लो, ब्लॉक में डिवाइड कर लो। यहाँ पे 3 ब्लॉक बना लो कि जो पहला ब्लॉक है ये एक होमोजेनस है, दूसरा ये भी होमोजेनस है, तीसरा ब्लॉक, तो 3 पार्ट में इस फील्ड को डिवाइड कर लिया, ठीक है। और हम मान रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है ये पूरे के पूरे होमोजेनस है। 100% तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि ये होमोजेनस होता है, तो उसमें फिर भी वेरिएशन होता है, लेकिन थियोरेटिकली हम फिर भी समझ लेते हैं कि ये पूरा एक ब्लॉक है वो होमोजेनस है वो ब्लॉक, ठीक है ना। अब पांचों ट्रीटमेंट को अब इसमें लगाना है, तो पहले ब्लॉक में कैसे लगा लेंगे ट्रीटमेंट, T1 T5 T2 T4 T3। आप उसको ऐसे भी लगा सकते हैं, T1 2 3 4 5 ऐसे भी लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ब्लॉक 2 में आएंगे उन्हीं ट्रीटमेंट का आप रेप्लिकेशन करना है, उसको लगाना है, रेप्लिकेट करना है, रिपीट करना है। तो आपको T1 के सामने T1 कभी नहीं आना चाहिए, तो आप इसकी जगह T2 भी लगा सकते हैं, T5 लगा सकते हैं, T4 T3 कुछ भी लगा सकते हैं, T1 नहीं लगाना है बस, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे T5 लगा दिया, फिर T5 के सामने T4 लगा दिया, T2 सामने T3, T4 के सामने T2 और T3 के सामने T1 लगा दिया, ठीक है। ये आपका ब्लॉक 2 भी तैयार हो गया। अब ब्लॉक 3 में भी मैंने पहले बोला 3 रेप्लिकेशन करना, तो तीसरा रेप्लिकेशन में क्या करेंगे, वैसा ही करेंगे। अब T1 और T5 के सामने कभी भी T1 T5 नहीं आना चाहिए, तो हमको क्या करना है, T3 लगा सकते हैं, यहाँ पे T4 भी लगा सकते हैं और T2 भी लगा सकते हैं, यानी कि 2 3 4 इन तीनों में से कोई सा लगा दो। तो हमने यहाँ पे T3 लगा दिया। अब सेकंड में देखिए T5 और 4, अब उसके सामने T4 5 नहीं आना चाहिए, तो 1 2 3 में से कोई सा लगा दिया, 2 लगा दिया। ऐसे ही करके आगे वाले भी आपको सोचना है। तो ये से आपका लेआउट तैयार हो जाता है आरबीटी डिज़ाइन का फॉर द 5 ट्रीटमेंट एंड विद देयर 3 रेप्लिकेशन इन ए 3 ब्लॉक, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका लेआउट चलता है।
अब ये होता क्या है, ये आपका लेआउट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा आगे बता देता हूँ कि अनोवा भी बनता है। सपोज आपको सीडीएल के लिए वेरिएशन की स्टडी करना है, तो आपने डाटा तो ले लिया, मतलब टी वन का ट्रीटमेंट का जो उस ब्लॉक B1 में था डाटा ले लिया, T1 2 3 4 5 6 और विथ 3 रेप्लिकेशन सबका आपने डाटा ले लिया फील्ड के अंदर सभी प्लांट्स का। ओके, मतलब पांचों ट्रीटमेंट का विद 3 रेप्लिकेशन ने अपना डाटा रिकॉर्ड कर लिया। अब वो डाटा रिकॉर्ड करने के बाद में अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करेंगे कि उसमें वेरिएशन है या नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि ये पूरा एक स्टैटिस्टिकल पूरा एक मैथडोलॉजी चलता है और फाइनली एक अनोवा टेबल बनती है। तो वो अनोवा टेबल मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताई है। तो अनोवा का मतलब क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर क्या है, हाँ, इसमें वेरिएशन की स्टडी करेंगे, है ना। अनोवा है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस मतलब वेरिएशन का स्टडी करेंगे कि वेरिएशन है या नहीं है। ठीक है, रेप्लिकेशन में वेरिएशन है या नहीं, ट्रीटमेंट में वेरिएशन है या नहीं, या एनवायरमेंटल वेरिएशन कितना है ना। तो वो हम ये देखा जाता है। तो रेप्लिकेशन में फिर ऐसे लिखते हैं, सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है आपके, रेप्लिकेशन, ट्रीटमेंट, एरर और टोटल। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे रेप्लिकेशन जितना होता है उसमें से एक माइनस कर दो, ट्रीटमेंट जितना एक माइनस कर देना। हमारे कितने ट्रीटमेंट थे, 5 ट्रीटमेंट थे, तो T1 - 1 तो क्या हो गया, 4 हो जाएगा। रेप्लिकेशन कितना 3 था, तो 3 - 1 ये 2 हो जाएगा। और एरर कितना हो जाएगा दोनों में, ये कितना था, T1 - 1 5 - 1 3 - 1 2 और 4 यानी कि 2 4 8 हो जाएगा। तो आपका एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 8 हो जाएगा। और एसएस का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर क्या है, मतलब ये इस प्रकार वेरिएशन है। ठीक है ना, रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, मीन से वेरिएंस निकलता है, तो वेरिएशन से ही हम सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो आरएसएस है, टीएसएस है, ईएसएस है, रेप्लिकेशन सम ऑफ स्क्वायर, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर और एरर मीन्स एरर सम ऑफ स्क्वायर, फिर टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो वहाँ से निकाल के फिर डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं, वो यहाँ नहीं बताऊँगा मैं। और फिर है अगला है एमएसएस यानी मीन सम ऑफ स्क्वायर। ये मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये जो सम ऑफ स्क्वायर है उसको डिग्री फ्रीडम से डिवाइड कर देते हैं तो मीन सम ऑफ स्क्वायर निकल जाता है। मीन है ये सम ऑफ स्क्वायर का मीन। ये सम ऑफ स्क्वायर क्या है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, रेप्लिकेशन, ट्रीटमेंट और एरर, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर यानी कि टोटल रेप्लिकेशन का। तो 3 हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या 2 है, तो उनका मीन कितना होगा, मतलब कि उसका मीन कितना निकला, तो मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम से आपको डिवाइड कर देना है सम स्क्वायर को। तो आरएसएस डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपका मीन सम स्क्वायर निकल जाएगा रेप्लिकेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और एरर के लिए। फिर उसको आरएमएस बोल सकते हैं, टीएमएस बोल सकते हैं और ईएमएस बोल देते हैं। और फिर एफ क्या है, एफ प्रकार का स्टैटिकल, ये एक प्रकार का रेशियो होता है जो बताता है कि आपके वेरिएशन है या नहीं है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ 2 वेरिएशन, है ना, 2 वेरिएशन का ये रेशियो होता है। तो एरर सम स्क्वायर जो आरएमएस है उसको एरर सम स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपका रेप्लिकेशन का एफ रेशियो आ जाएगा। और टीएमएस को एरर सम स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपका ट्रीटमेंट के लिए एफ रेशियो आ जाएगा। अब ये आपका कैलकुलेटेड एफ रेशियो होता है। अब यदि आपका और एक टेबल वैल्यू होती है तो एरर सम स्क्वायर पे क्या नाम, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम और रेप्लिकेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम और एरर के डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम वो देखते हैं, एफ टेबुलेटेड वैल्यू देखते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रीटमेंट और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखते हैं एफ रेशियो का टेबुलेटेड वैल्यू। फिर वो कंपेयर करते हैं कि जो एफ रेशियो आपका कैलकुलेटेड आया रेप्लिकेशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए एफ रेशियो आया वो ग्रेटर देन है या लेस देन है। यदि ग्रेटर देन आ गया, एफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन एफ टेबुलेटेड वैल्यू, दैट मीन इट हियर द वेरिएशन इज द सिग्निफिकेंट। मीन्स वो आपका जो ट्रीटमेंट है उसमें उस पूरा वेरिएशन अवेलेबल है। यू कैन गो फॉर द फर्दर स्टडी, है ना। आपको फर्दर स्टडी करना है, डाइवर्सिटी स्टडी करना है, आपको कोरिलेशन रिग्रेशन निकालना, प्रिंसिपल कंपोनेंट स्टडी करना, किसी टाइप को कुछ भी स्टडी करना है तो आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफ रेशियो सिग्निफिकेंट है। यानी कि ये बता रहा है कि वेरिएशन अवेलेबल है पॉपुलेशन में। ठीक है,
पॉपुलेशन में वेरिएशन है तो आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, नहीं है तो यही आपको स्टडी उस कैरेक्टर के लिए रोक देना चाहिए। फर्दर स्टडी करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएशन ही नहीं है, एक जैसे ही जीनोटाइप है। ठीक है, तो ये वाली चीज है इसके अंदर। एडवांटेज मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, थोड़ा सा और बता देते हैं। ये सीआरडी से अच्छी डिजाइन है, और ज़्यादा हेट्रोजेनस ट्रीटमेंट होने से इसको काम में लेते हैं। मोर देन 20 ट्रीटमेंट होने तक भी हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, 20 ट्रीटमेंट से ज़्यादा है तब भी इसको काम में ले सकते हैं। और ये इजी है, सिंपल है, इजी है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा टफ नहीं। कोई ट्रीटमेंट यदि मिसिंग भी है, ट्रीटमेंट या उसका रेप्लिकेशन मिसिंग है, तब भी ये हम इस डिज़ाइन को काम में ले सकते हैं। और एरर ऑफ एनी ट्रीटमेंट कैन बी आइसोलेटेड, मतलब कि उसको आइसोलेट कर सकते हैं, किसी प्रकार की एरर आ रही है उसके अंदर पॉपुलेशन में हटा सकते हैं, फिर भी डिज़ाइन टोटल जो इंफॉर्मेशन आएगी वो लगभग सेम ही आएगी। और डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ज़्यादा है, मतलब हज़ार ट्रीटमेंट काम में ले रहे हैं, तो ये डिज़ाइन आप काम में नहीं ले सकते। हाँ, और जनरली ये जो हम समझते हैं कि ये पूरा ब्लॉक होमोजेनस हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है। तो कुछ कुछ प्लॉट के अंदर हेटरोजेनिसिटी होती है, तो ये डिज़ाइन थोड़ी सी इतने फिर भी अच्छी नहीं है। ठीक है ना, हेटरोजेनिसिटी रहती है उस ब्लॉक के अंदर, तो इससे भी ज़्यादा हमें अच्छी डिज़ाइन की तरफ फिर जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे डायरेक्टली गूगल क्लासरूम में या कहीं पे भी मेरे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।